हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आज आपका सभी का स्वागत करते हैं और जिस टॉपिक की आप बार बार डिमांड कर रहे थे उसी को हम लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रोवाइड कराएं ताकि आप अपने आगामी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ और हमारा धन्यवाद कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने नए टॉपिक के साथ। और पहले हम डिमांड के बारे में जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सप्लाई, मार्केट, फॉर्म सभी को डिस्कस करेंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आर यू रेडी गाइज? वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि डिमांड क्या होती है। देखो भाई, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स के हमारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो इनडायरेक्ट रूप से एक प्रकार का गणित है, वो मैथ, सिर्फ मैथ, उसमें कुछ नहीं है। जैसे हम क्लासेज में मैथ को डिस्कस करते हैं, मैथ को पढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकल होके वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, आप आराम से सभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखो डिमांड, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को सीखेंगे क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम डिमांड को सीखते हैं। वैसे एक बार मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँ थोड़ा बहुत, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखो डिमांड क्या होती है? मांग। मांग हम जनरल बाजार में जाते हैं तो हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, खरीदने की सोचते हैं, तो इनडायरेक्ट खरीदते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन सोचते हैं वो अलग चीज़ है। तो डिमांड का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो सोच के ऊपर है कि हम कस्टमर क्या सोचता है, किस चीज़ को खरीदने की सोच रहा है, उसी को हम डिमांड से रिलेट करके सीखेंगे। और यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, पहले लास्ट जो इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे बजाय हिंदी के। हिंदी शब्द थोड़े से हार्ड पड़ेंगे, उनको बार बार बोलने में भी थोड़ा ओड लगता है, और अंग्रेजी के जो शब्द है ना वो आसान है, आपने सभी ने सुने हैं, बस उनको एक बार टेक्निकल रूप से हमें सीखना है कि टेक्निकलिटी क्या है इसके अंदर। कहीं डिमांड हमें पता है, मांग, किसी चीज़ की हमें इच्छा है, उसको हम खरीदना चाह रहे हैं, वो डिमांड है, सब जानते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है ये चीज़, उसको सीखते हैं। तो देखो जो भी चीज़ें हैं वो हम एक एक स्लाइड पे लेके आए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए और उनको एक बार रिवाइज करोगे ना आपको हैबिट हो जाएगी, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो इट इट रेफर्स दैट क्वांटिटी of a commodity which a customer having purchasing power wants to buy in a at oh, भाई ये थोड़ा सा at its different price in a period of time। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और अगर आप इसको बहुत ही डिटेल में और गहरी बातों से सीखोगे तो आपको यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन के रूप में आपके पास पेपर में आने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देगा कि मांग क्या होती है, फिर इन्हीं में से 4 ऑप्शन बना देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि वो टाइम की बात करेगा या नहीं करेगा, टाइम का रेफरेंस आएगा नहीं आएगा, परचेजिंग पावर क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है,
यहाँ पे प्राइसेस क्या होते हैं, तो देखो एक एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। देखो, इट रेफर्स, कौन रेफर कर रहा है, मांग का मतलब क्या कहना चाहता है, इट रेफर्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी, एक गुड्स होता है, कमोडिटी होता है। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मार्कर एक कमोडिटी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि किसी की कमोडिटी की क्वांटिटी, विच ए कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर, पावर शब्द और लिखिए यहाँ पे, परचेजिंग पावर, मतलब कि ठीक है हमें क्वांटिटी तो चाहिए, लेकिन उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए, तो वही है परचेजिंग पावर। वांट्स टू बाई, वो खरीदना चाहता है, एट डिफरेंट प्राइसेस, मतलब कि अलग अलग कीमत पे, जिस भी कीमत पर वो हमें मिल रही है, इन ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में। ये चार जो मैंने यहाँ पे आपको सर्कल किए हैं, यही इसकी परिभाषा मैन है। देखो अब मैं इसको देसी भाषा में आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ कि भाई हमें कोई कमोडिटी चाहिए, उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, मतलब हमारी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसके प्राइसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, उनको भी हम अफोर्ड कर सके, और इन ए पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भैया आज मेरे पास 500 रुपये हैं, मैं 500 का सामान खरीद सकता हूँ, कल मेरे पास 500 है ही नहीं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं किसी चीज़ को कैसे खरीद पाऊँगा, नहीं खरीद सकता। तो यही बात है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट प्राइसेस पे एक क्वांटिटी को हैविंग परचेजिंग पावर के साथ हम खरीद सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे मेरे भाई, डिमांड। दैट्स द फुल एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। ये डिमांड की पूरी और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन्हीं में से आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट वगैरह करते हो, ऑनलाइन वगैरह या जहाँ पे भी, तो देखना इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि डिमांड का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया कि एक्चुअली वो डिमांड को कहना क्या चाहता है। अगर जो भी विद्यार्थी है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे इसके अदर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। लॉ ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया। मेन बात यह है कि भाई हमें डिमांड के लॉ की, ये जो डिमांड का लॉ, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं, कंपनी कैसे सोचती है कि किस चीज़ की मांग ज़्यादा है किसकी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। क्या, देखो सिंपल सा एक नियम है, सिंपल सा एक नियम ये है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। बहुत सिंपल सा लॉ है, क्या है, बहुत बेसिक लॉ। क्या, कोई भी चीज का प्राइस है, प्राइस के इनवर्स होती है डिमांड। देखो बच्चे, एक बार मैं आपको कुछ टर्म बताता हूं, जैसे ये लिखते हैं हम ए बी, इसको कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बहुत बार नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं। तो जहां भी आपको शब्द मिले कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनवर्स रिलेशन है। क्या होता है इनवर्स रिलेशन, अभी और डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता लग जाए। दूसरा, कहीं पे भी मैं ऐसे लिखूं या आपको लिखा मिले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई, क्योंकि यही प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है। वो सिंपल सा दे देगा, प्राइस के साथ डिमांड का कैसा संबंध है, सिंपल इतना लिखेगा, प्राइस के साथ डिमांड का कैसा संबंध है, समझ गए। अब वो कह देगा जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दीज। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि इनवर्स को हम नेगेटिव भी कहते हैं, तो प्रश्न तो हमारे लिए हल ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इनवर्स को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, डायरेक्ट को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो। दोनों में चाहे ये पूछे आपसे इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, एक ही बात है। चाहे आपको कहो डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन, एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें मैं आपको समझा पाया। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और
नई नई चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात देखो बच्चे, ये सिलेबस आप सभी के लिए नया है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमने पहले सीखी हैं, लेकिन ये चीज़ें पहली बार सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में आप एडिक्ट हो जाओगे, इनके यूज टू हो जाओगे कि अब हमें समझ में आने लग गया सब कुछ, ठीक है। और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ पा जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम इसको एक बार शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्राइस और डिमांड के साथ कैसा संबंध है भाई, इसका इनवर्स संबंध है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये तो सिंपल लॉ है, सिंपल। अब अभी हम इनकी गहराई में जाएंगे, लेकिन एक बेसिक अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर किसी चीज़ के प्राइस कम हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखो मैं आपको एक मोटा सा एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो ये एलईडी टीवी है, ठीक है। इसकी कीमत आज की तारीख में मान लो 50,000 रुपये है, लेकिन मेरी जेब में आज के दिन रुपए हैं 30,000, ठीक है। क्या मैं इसको परचेज कर सकता हूं या परचेज करने की सोच सकता हूं? नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि इसकी कीमत 50,000 है, ये तो ज़्यादा ही लिख दी, 5 लाख है, ठीक है। और ये 3 लाख मेरी जेब में है। तो हुआ क्या मेरे भाई, मेरे पास 3 लाख है, कीमत 5 लाख है, तो क्या मैं इसको खरीद पाऊंगा? नहीं। अब देखो हुआ क्या, दूसरी बात देख, तो दूसरा पहलू क्या हुआ, इसके प्राइस हो गए 2.5 लाख, मेरी जेब में 3 लाख है, तो क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। तो अब क्या हुआ देखो, जैसे ही प्राइस कम हुआ इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मेरे जैसे जिनके पास 3-3 लाख रुपए थे वो सब मांगने लगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। लेकिन जैसे इस 5 लाख से और ऊपर चली जाती, मान लो इसकी कीमत चली जाती 7 लाख, तो जिस व्यक्ति के पास 6 लाख है वो भी नहीं खरीद सकता। अब तो अब क्या हुआ कि 5 लाख वाला पहले खरीद सा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्राइस ही 7 लाख हो गए, तो 5 से और 7 के बीच में जो लोग थे वो भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए। तो यही फंडा है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। सिंपल सा नियम है, और ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें हमने सीख ली होंगी, समझ में आ गई बातें। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए काम का सौदा है, ये आपके लिए सारा काम का है कि प्राइस के साथ इसका संबंध कैसा होता है। तो मेरे भाई उल्टा संबंध होता है, इनवर्स संबंध होता है। और उल्टे संबंध का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ पाए? अरे बोलो, समझ पाए सभी? ठीक है, बोल तो क्या सकते हो। अब तुम कैमरे के उस पार हो, मैं इस पार हूँ, लाइव होते तो अलग बात होती, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। देखो होते, अब हम बात करते हैं कर्व कि डिमांड का कर्व कैसा होगा। यहाँ से 110% आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे, और इसको सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखो बच्चे, हमने ये चीज अभी सीखी कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड के। अभी हम इनकी गहराई में और चीज़ों में जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्योंकि यही बेसिक बातें आपको आगे काम आने वाली है, ठीक है। देखो, क्योंकि अभी तो बहुत फैक्टर है, इनकम का फैक्टर आएगा, रिलेटेड गुड्स का फैक्टर आएगा, टेस्ट और प्रीफरेंस का फैक्टर आएगा, बहुत आएगी चीज़ें, लेकिन उनको हम डिटेल में सीखेंगे। तो इसको देखते, देखो भैया, अगर आप सिंपल सा इसका कर्व देखो तो क्या बनेगा। देखो इधर लिखता हूँ मैं प्राइस, कीमत, इधर लिखते हैं हम क्वांटिटी, डिमांड। देखो संबंध कैसा है इसका, इनवर्स। तो इसका जो स्लोप होता है ना वो होता है ऐसे, इसका जो कर्व बनता है वो ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या कहते हैं इसको? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो कैसे,
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो बच्चे, ध्यान से समझते हैं बातों को। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कीमत रखी मैंने 5, अब आप समझ पाओगे अच्छे से। फिर 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये कीमत है। कोई भी सामान है उसकी कीमत हमने डिसाइड कर ली, 5, 10, 15, 30, 25। अब सामान कितना है, क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 10, 20, 30, 40, 50, जो भी आप लेना चाहो। देखो मैं कहता हूँ कि भाई कीमत हमारी 15 रुपये है, 15 पे मुझे कितना सामान मिल रहा है, 30। 15 पे कितना सामान मिल रहा है, 30। अब देखो, मान लो इस किसी भी चीज़ की कीमत घट जाती है और घट के हो गई 10। अब 10 के ऊपर अगर मैं 10 के ऊपर इस लाइन को यहाँ से टच कराऊं तो मुझे कितना सामान मिल रहा है, 40। देखो अब आप खुद समझो कि जैसे कीमत घटी क्वांटिटी बढ़ी, कीमत घटी क्वांटिटी बढ़ी, मतलब कीमत 15 से 10 हुई तो हमें 30 की बजाय 40 वस्तुएं मिलने लग गई। मान लो पेन है, इसकी कीमत 15 रुपये थी और 15 के हिसाब से एक निश्चित प्राइस पे मुझे 30 आइटम मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी कीमत 10 रुपये कर दी, उसी पैसे में मुझे कितने आइटम मिल रहे हैं अब, 40। अब दूसरी बात देखो, जैसे मान लो 15 से कीमत हो जाती है 20, 20 पे अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाऊँ तो मुझे यहाँ मिली, मतलब अब मुझे मिल रहे हैं 22। देखो जैसे ही कीमत बढ़ी 30 से सामान कितना मिलने लग गया, 22। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे कीमत के साथ डिमांड का संबंध होता है, और इसी को हम उल्टा संबंध कहते हैं। देखो कीमत घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, और इसीलिए कैसा स्लोप है मेरे भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा स्लोप है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यही स्लोप आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा आपको, आगे भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें मैं आपको सिखा पाया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, तो आप सीख गए होंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अब आपको और गहरी बातों में उतारना चाह रहा हूँ, जो बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो गहरी बातें क्या क्या है और हमें कैसे उनसे निजात पाना है, उनको हम डिस्कस करते हैं। हैव यू गॉट इट, वेरी नाइस। चलिए देखो बच्चे, अब हमारा असली चैप्टर शुरू होता है। अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो बेसिक बातें थी कि डिमांड एक्चुअली है क्या, एक पीरियड ऑफ टाइम में परचेजिंग पावर के साथ किसी चीज़ की हम खरीद सकते हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड। डिमांड का प्राइस के साथ क्या संबंध है, तो इनवर्स संबंध होता है। उसके अलावा हमने सीखा कि उसका करव कैसा होता है, एक सिंपल करव मैंने आपको बताया, वही आपको ध्यान रखना, उसी से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, अब आता है फैक्टर। वो कौन से कारक हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। भाई डिमांड को प्रभावित तो करते हैं, प्राइस थोड़ी ना होता है, और भी तो कारक है। कुछ कारक हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, तो उनको हम कैटेगरी वाइज पढ़ें तो देखो 2 कारक होते हैं। क्या, 2 चीजों में हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला होता है प्राइस, और दूसरा होता है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या होते हैं अभी देखेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्राइस की बात करोगे, प्राइस के ऊपर डिमांड का एनालिसिस करोगे, तो यहां पे हमेशा ये चीज आप ध्यान रखोगे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो दूसरे फैक्टर हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी आप प्राइस की बात करोगे और डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट देखोगे कि प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर अदर फैक्टर आप ये मान के चलोगे कि वो तो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहे हैं किसी भी प्रकार से। समझ पाए, क्योंकि अगर वो बदल रहे तो प्रभाव अलग पड़ेगा। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कीमत का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हमें अदर फैक्टर जैसे कि इनकम हो गई, हमारी रिलेटेड गुड्स हो गए, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट की वो बदल ही नहीं रहे, वो उनमें कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का। अगर आप अदर फैक्टर पे डिमांड का प्रभाव देखोगे तो यहां पे हमेशा अज्यूम क्या करके चलोगे कि प्राइस
रिमेन कांस्टेंट। यहां पे हम ऐसा मान के चलेंगे, यहां पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि प्राइस क्या है हमारा यहां पे कांस्टेंट है। अगर आप अदर फैक्टर की बात करोगे तो प्राइस को स्थिर करना है, और अगर आप प्राइस की बात करोगे तो इनको स्थिर करना है। मतलब इसकी बात करोगे तो इनको भूल जाना, और इसकी बात करोगे तो प्राइस को भूल जाना, बस यही बात। फिर आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या इनमें हमें नई नई चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की, जिसके बारे में हमने जनरल बात की है, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप प्राइस की बात करोगे तो यहाँ पे बात होगी क्वांटिटी डिमांड की। किसकी बात होगी भाई? इसको और भी गहरी बातों में लिखे तो लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। शब्द पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी डिमांड लिखा मैंने यहाँ पे, और अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? चेंज इन डिमांड, सिर्फ डिमांड में बदलाव। यहां पे बदलाव किसमें है मेरे भाई? सिर्फ डिमांड में। यहां पे बदलाव किसमें है? क्वांटिटी डिमांड में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये कि व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीज डिक्रीज, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड? क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, यही चार ऑप्शन दे देगा आपको। अब बच्चे को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे मुझे क्वांटिटी शब्द को यूज करना है और यहाँ पे सिर्फ डिमांड को यूज करना है, दोनों में अंतर है। वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड क्या होती है और डिमांड क्या होती है। देखो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्वांटिटी डिमांड क्या होती है कि 10 की बजाय 20 वस्तुएं मिल रही है, क्वांटिटी में बदलाव है। और डिमांड क्या होती है कि डिमांड में कैसा प्रभाव पड़ा, डिमांड बढ़ी या घटी, उसमें क्वांटिटी का प्रभाव नहीं है, उसमें सिर्फ मांग का प्रभाव है। और इसमें क्या है? क्वांटिटी, वस्तुओं की क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बात बताओ भाई, प्राइस जब शिथिल हो गया, प्राइस बदल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें ये देखेंगे कि हम गेहूं खाएं या बाजरा खाएं, वो अलग बात होगी। और यहाँ पे जब क्वांटिटी डिमांड होगी, चेंज होगी, तो क्या होगी कि 10 खरीदूं कि 20 खरीदूं, अंतर है दोनों चीजों में। 10 खरीदूं या 20 खरीदूं, ये क्वांटिटी डिमांड है। गेहूं खाऊं या बाजरा खाऊं, ये डिमांड है। समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। चलो ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बेसिक बातें हैं ये। अब हम इनको पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट लगाना, किसी भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे टाइप करना MCQ ऑफ डिमांड, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्लास करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना, फिर आप देखोगे कि रियल में जो गुरुजी ने पढ़ाया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। समझ पाए? ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात करें शुरू। इसमें अभी हम डिमांड पढ़ रहे हैं, इसमें हम फिर क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में इलास्टिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चों को यही नहीं पता होता इलास्टिसिटी एक्चुअली है क्या, तो प्रश्न तो फिर आएगा कैसा भी, तो दिक्कत ही करेगा वो। ठीक है, चलो तो अब शुरुआत करते हैं हम। तो पहला फैक्टर हमारा क्या है? प्राइस। प्राइस पहला फैक्टर क्या है? प्राइस। यहाँ पे क्या हमने अज्यूम किया है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर क्या है भाई? कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहे। देखो बच्चे ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, और इसी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस का इफेक्ट पड़ते हैं तो ये तो कांस्टेंट होगा, इसको तो भूल जाओ। इसको हम क्या और नाम दे सकते हैं? मूवमेंट अलोंग द कर्व। कर्व में किस प्रकार का मूवमेंट होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसी को हम चेंज इन क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। तो देखो इसको हम अब डिटेल में सीखते हैं बच्चे। ठीक है, देखो देखो भाई,
दो प्रकार का मूवमेंट होता है। क्या मूवमेंट होगा? अरे भैया देखो, अगर प्राइस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यह क्या हुआ? क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो देखो यहां पे या तो क्या होगा? एक्सपेंशन इन डिमांड, दूसरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, शब्द हैं ऐसे। एक देखो, एक बात बताओ, एक होता है एक्सपेंशन शब्द आएगा आपके पास, एक इंक्रीज आएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा कि डिक्रीज आएगा। बच्चा नॉर्मल बच्चा है ना, बहुत बड़ा बड़ा बच्चा जो हमारा, वो क्या करता है? वो इन सभी चीज़ों को एक साथ समझ लेता है और वहीं उसकी गलती हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ सीखनी है कि एक्सपेंशन अलग चीज़ है, इंक्रीज अलग चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज़ है, डिक्रीज अलग चीज़ है। जबकि ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हमें लगते हैं, एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, लेकिन एक्चुअली पर्याय है नहीं भाई, बहुत अंतर इनमें। तो एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड, इस बात को हम थोड़ा सा गहरी और करव से अगर सीखें तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो मैं एक बार इसका आपको करव बना के दिखाता हूँ, आप इसको एक बार करव बना लीजिए। और ये सीक्वेंस में चल रहा है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नई स्लाइड नहीं ले रहा हूँ, इसी को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कभी आप सोचो तो ये ध्यान रखना। देखो अगर हम बात करिए, हमारा कर्व है, ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी डिमांड। प्राइस के ऊपर क्वांटिटी की बात होगी, ये बात हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। ठीक है, देखो ये हमारा कर्व बनना है, आप सभी को जानते हो, यही कर्व बनेगा डिमांड में। स्लोप कैसा होता है इसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है मेरे भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात आप अच्छी तरह सीख चुके हो। देखो एक सिंपल सा लेते हैं हम, भाई ये कोई प्राइस है पी, पी प्राइस है, और इस पी प्राइस पे मुझे क्वांटिटी मिल रही है क्यू। कितनी क्वांटिटी मिल रही है मेरे भाई? क्यू। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ए नाम दे दिया। मैंने प्राइस को कम कर दिया, दूसरा रंग यूज करते हैं। मैंने प्राइस को क्या कर दिया? कम कर दिया, मतलब प्राइस ये हो गया, पी से P1 कर दिया, तो मुझे क्वांटिटी कितनी मिल रही है? Q1। अब मैंने क्या किया? प्राइस को बढ़ा दिया, जहां पे ये एक दूसरे को काटेंगे ना, उसी से नीचे मिलाना है आपको। समझ पाए मेरी बात को? तो अब देखो बच्चे, इस प्राइस पे मान लो ये हमारा है, इस प्राइस पे हमारा ये बिंदु आया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जब प्राइस पे आप बात करोगे, क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसको क्या कहेंगे? मूवमेंट। मूवमेंट। देखो हम यहाँ पे थे, हम यहाँ से यहाँ आ गए, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? भाई मूवमेंट हुआ ना, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए, तो ये क्या होगा? मूवमेंट। तो देखो मूवमेंट में क्या हुआ, अगर मैं प्राइस जब मैंने कम किए तो आप खुद देख रहे हो डिमांड, एक क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब ए बी, अगर मैं ए बी की बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट। भैया आप डाउनवर्ड तो आ रहे हो ए बी में, तो ये क्या होगा? आप खुद देख के बताओ इस कर्व को, डिमांड आपकी, क्वांटिटी डिमांड आपकी एक्सपेंड हुई या कॉन्ट्रैक्ट हुई? मतलब डिमांड आपकी ज़्यादा हुई या कम हुई? चीज़ें आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो, कम खरीद पा रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, इससे यहाँ पे पहुँच गए, मतलब ज़्यादा चीज़ें, तो मतलब एक्सपेंशन। अगर मैं एसी की बात करूं तो आप खुद बताओ मूवमेंट किधर है? मूवमेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट।
और डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ा, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, सीधा लिख देते हैं हम। कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड। अब देखो, अब आप कहोगे जी गुरुजी आपने वो बता दियो, पेपर में प्रश्न क्या तरह आएगा। अब प्रश्न बताता हूँ कैसे आएंगे आपको। देखो आपसे प्रश्न पत्र में क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि डिमांड कर्व पर जब प्राइस को कम किया जाता है, जब प्राइस को क्या किया जाता है, कम, तो इस कर्व का मूवमेंट किस साइड में होगा, वो लिख के देगा आपको, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, स्ट्रेट लाइन, नो चेंज, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको सिर्फ इतना पता है, ये सिर्फ ये ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आपके, टोटल सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, बात किसकी कर रहा है, प्राइस की कर रहा है या अदर फैक्टर की बात कर रहा है, वो हम सीख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस पे बात करें तो इस पे बात कर लेंगे, अदर फैक्टर बात करें तो उस पर बात कर लेंगे, इसमें मूवमेंट होता है, उसमें शिफ्टिंग होती है, यही चीज़ें सीखनी है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये बातें हम समझ पाए होंगे। तो अपवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या होगी, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो डिमांड में एक्सपेंशन आएगा। यही आपसे प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप ये कहीं भी रेफरेंस बुक आप जो भी पढ़ते हैं उनमें देखना एक बार आप, ठीक है, आपको मिलेंगे भैया, ये तो भरे बड़े हैं, ये तो पूरा 11th 12th की एनसीईआरटी में यही प्रश्न पूछे गए हैं, MCQ में जब आप देखोगे तब, ठीक है, और यहाँ वहीं से उठाएंगे प्रश्न पत्र प्रश्न में, और कोई नए प्रश्न थोड़े ना आने हैं, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। चले बच्चे आगे हम, तो प्राइस के ऊपर क्या होता है मेरे भाई, मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट, और मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, वो मैंने आपको सिखा दिया। जब प्राइस कम होंगे तो मूवमेंट कैसे होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, और डिमांड एक्सपेंड होगी, डिमांड क्या होगी मेरे भाई, एक्सपेंड। जब प्राइस बढ़ेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी। हैव यू गॉट इट, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर की, ठीक है। थोड़ी सी क्लास अगर लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ब्रेक कर करके देख लेना, ठीक है भाई। इसको मैं साफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। तो प्राइस के ऊपर आपने क्या प्रभाव है, कैसे अपवर्ड होता है, कैसे डाउनवर्ड होता है, वो आप सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर की। अदर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर बताए मैंने आपको, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या जूम करके चलेंगे, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहां पे हमें प्राइस को हमेशा क्या रखना है मेरे भाई, कांस्टेंट। यहां पे क्या प्रभाव आएंगे, यहां पे आएंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी नहीं डिमांड। दूसरा, इसके जो कर्व में होगा उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व। यहां पे क्या होती है, शिफ्टिंग। प्राइस में क्या हो रही थी, मूवमेंट। बोथ आर डिफरेंट थिंग, शिफ्टिंग अलग चीज होती है, मूवमेंट अलग चीज होता है। जब हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइस यहां पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्राइस नहीं बदलेगा, प्राइस सेम रखना है हमें जो पहले था वही। सिर्फ ये देखना है कि अदर फैक्टर आएंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ आपको, तो अदर फैक्टर एक्चुअली होते क्या हैं, तो आपको मुख्य रूप से 3 ध्यान रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला होता है इनकम, दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स, सीखेंगे हम इनको डिटेल में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और तीसरा होता है टेस्ट एंड प्रीफरेंस। ये क्या होते हैं, इनकम, प्राइस, ये हम सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आपको डिटेल में सिखाऊंगा मैं ये बातें। लेकिन एक बार मैंने आपको हल्का सा और भी दे दिया है कि भाई एक्चुअली हम आगे जो अब बात करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं। तो देखो, अदर फैक्टर में क्या होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट,
कीमत हमेशा स्थिर रहेंगी, यहाँ पे डिमांड में सिर्फ चेंज आएगा और कर्व क्या होगा मेरे भाई, शिफ्ट होगा। तो देखो इसको हम डिटेल में देखते हैं कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ले लिया? ले लिया तो मैं इसको क्लियर कर दूं? कर दिया भाई। देखो बच्चे, यहाँ से सीखोगे आप इन चीज़ों को कैसे कर्व शिफ्ट होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। हम जानते हैं कर्व तो हमारे पास यही है, ये हो गया कर्व, ठीक है। अब देखो मैंने एक कीमत ले ली यहाँ पे, प्राइस पी, यहाँ से मिला दिया इसको ऐसे, ये हो गई क्वांटिटी। अब ध्यान से समझो भाई, हम जानते हैं कि प्राइस तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये तो बदलने वाला है नहीं। जब प्राइस बदलने वाला नहीं है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं डॉट डॉट करके, क्योंकि ये लाइन तो सेम रहनी है भाई। प्राइस को तो हमने स्थिर कर दिया ना, प्राइस तो बदलेगा नहीं। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे चीज़ें खरीदी Q1, इसको मैं यहाँ से मिलाता हूँ। अब देखो मिला दिया, देखो यहाँ पे आपका बिंदु कट किया, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचो इसको कटती हुई, क्योंकि कर्व तो यही बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आए? अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली Q2, इससे यहाँ से मिलाओ क्योंकि प्राइस तो सेम है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो तो आप देख पा रहे हो कर्व क्या हो गया मेरे भाई, शिफ्ट हो गया। पहले हमारा ओरिजिनल कर्व ये था, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये होता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व। कब? जब प्राइस क्या होता है, सेम, और अदर फैक्टर काम करते हैं। अदर फैक्टर मतलब इनकम का फैक्टर हो गया, रिलेटेड गुड्स का फैक्टर हो गया, टेस्ट और प्रीफरेंस का फैक्टर हो गया, वो हमारे जब काम करेंगे तो कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई, शिफ्ट। इसी को कहते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ कर्व, शिफ्टिंग। अब देखो क्या हुआ शिफ्टिंग और कर्व में, क्या हुआ वो देखते हैं भाई। देखो भाई मान लो ये हमारा D है, ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, मान लेते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है। देखो D से D1 हम गए, D2 D1, तो यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट हो गया करो, लेकिन किस साइड शिफ्ट हुआ आप खुद देखो, राइट वर्ड शिफ्ट। मतलब इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे इंक्रीज शब्द आएगा, वहां पे एक्सपेंड हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। और कर्व किस साइड में शिफ्ट होगा मेरे भाई, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। यहाँ पे देखो अगर मैं D2 बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। मतलब देखो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहले क्यू थी अब क्यू कम मिल रहा है ना, देखो यहां से देख लो आप, डिक्रीज इन डिमांड। और ये क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बच्चे दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्राइस की बात करेंगे तो एक्सपेंड होगा और मूवमेंट होगा, जब हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट होगा और इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हमेशा क्या रहेंगे मेरे भाई, सेम रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं, बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है कि मेरो रिवीजन है रोसे, मेरे पार्ट मेरे रिवीजन है वो समझ में क्यों लाए गुरु जी, तो ध्यान रखिए कोई दिक्कत ना इसे, ठीक से। चलो अगर आप इच्छुक हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाए या यही स्टॉप करें हमारी क्लास को, चलने दे, चल थोड़ा सा और चलाते हैं एक बार, थोड़ा सा कोई दिक्कत करना। देखो बाकी भाई गहरी बात सी है, बहुत गहरी बात सी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि काम आएंगे, ठीक है। देखो बच्चे अदर फैक्टर में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस तो एक सिंगल हो गया, अदर फैक्टर में क्या क्या फैक्टर होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चे सबसे पहला होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। अरे भैया पूरा है वो साफ,
देखो बच्चे, अदर फैक्टर में हम बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? अदर फैक्टर में हम बात कर रहे हैं इनकम की। देखो इनकम, कि इनकम का डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है। यार एक बात सोचो आप, देखो इनकम का हमारी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकम का हमारी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मिनट हम बात करते हैं आपसे भाई। हमारा जो स्टाफ है, जो टॉपर्स एकेडमी का स्टाफ है, वो बहुत मेहनत कर रहा है आपके ऊपर, और हम भी चाहते हैं कि आप हमें रिजल्ट दो ताकि हमें भी थोड़ी खुशी मिले। और तो क्या है मेरे भाई, ये तो फ्री है सब कुछ, इसके हम आपसे चार्ज तो कर नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाओ, अपने यार दोस्तों को भी बताओ भाई, जिसको भी फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का, अच्छी बात है। और जो हमारा स्टाफ है वो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, बहुत टाइम लगता है यार, 10-10 बजे तक ये सर क्लास लेते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है उस चीज़ का। वो आपके लिए कर रहे हैं, इनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और मेरा तो दिल पसीज जाता है इनकी मेहनत को देखते हुए कि भाई इतना कितना कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सूर्यदेव सर हैं, सुनील सर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, तो इनकी मेहनत को ज़ाया मत जाने देना यार, मेरे मतलब आपसे रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और हमारी तरफ देखो थोड़ा सा कि भाई गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा रिजल्ट देना, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और भाई समझ में आ ही जाएगा आपको धीरे धीरे, कोई बात नहीं। इनकम, देखो इनकम होता क्या है। इनकम देखो भाई, मान लो सपोज करो, देसी भाषा में बात करता हूँ, आज मेरी इनकम है 1000 रुपये। कितनी इनकम है मेरी? 1000 रुपये। 1000 रुपये मेरी इनकम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ, तो मैं बाजरे से काम चला रहा हूँ, बाजरा की रोटी खा रहा हूँ, काम चाल रहा से। कल को क्या हो कि मेरी इनकम हो जाए 10,000 रुपये। अब आप एक बात बताओ, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं बाजरे से संतोष करूँगा? मेरी डिमांड बढ़ेगी, किसकी? मैं पनीर पे शिफ्ट हो जाऊँगा, मैं पनीर खाने लगूँगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम का जो प्रभाव होता है ना, वो दो तरीके से देखा जाता है। वो देखा जाता है कि हम किस गुड, कौन सी कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं। तो इनकम की अगर बात करें तो वो दो हिसाब से देखी जाती है आपकी। कैसे? कि आप नॉर्मल गुड की बात कर रहे हो या आप इन्फीरियर गुड की बात कर रहे हो। अब जी यो नॉर्मल और इन्फीरियर कैसे है? नई शब्द आ गए, बिल्कुल भाई नए शब्द आ गए। देखो इस दुनिया में कोई भी गुड आप नॉर्मल और इन्फीरियर नहीं कह सकते। कोई भी नॉर्मल नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है। ये बात पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो हमें कैसे पता लगता है कि इन्फीरियर है और ये नॉर्मल है? तो ध्यान से समझो। जैसे मैं दो की बात करता हूँ भाई, एक बात करता हूँ गेहूं की और एक बात करता हूँ मैं बाजरा की। तो ये नॉर्मल और इन्फीरियर, नॉर्मल का मतलब क्या होगा? उच्च क्वालिटी का, थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे लगा लो देसी भाषा में, और इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी को। तो देखो आप खुद बताओ, गेहूं और बाजरा में यो इन्फीरियर है और यो नॉर्मल गुड्स है। तो अब देखो, जब मेरी इनकम कम रहेगी तो मैं किसका कंजप्शन करूंगा? इसका। और जब मेरी इनकम अच्छी रहेगी तो मैं क्या, किसका कंजप्शन करूंगा? इसका। तो यही बात होती है कि इनकम का प्रभाव देखा जाता है कि हम इन्फीरियर गुड में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल गुड में जा रहे हैं। समझ पाए? और एक बात ध्यान रखना, कोई भी गुड नॉर्मल और इन्फीरियर नहीं होता है। वो देखा जाता है तुलना हम किसकी कर रहे हैं। जैसे मान लो एप्पल को फ़ोन और वीवो को फ़ोन, अब दोनों फ़ोन सी, लेकिन मेरी इनकम औकात मेरी वीवो को खरीदने की से, तो वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं एप्पल पे शिफ्ट आएगो, तो वीवो के बन जाएगो इन्फीरियर और एप्पल के बन जाएगो नॉर्मल। यही बात है। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जूस पी रहा है, एक बेचारा मतलब गन्ना को जूस पी रहा है, एक मौसमी को जूस पी रहा है, तो मौसमी को जूस नॉर्मल गुड है गो, गन्ना को जूस इन्फीरियर गुड है गो। लेकिन अगर एक आदमी चाय पी रहा है, एक आदमी गन्ना को जूस पी रहा है, तो गन्ना को जूस नॉर्मल गुड है गो, चाय इन्फीरियर गुड है गो। मतलब डिपेंड करे से आप तुलना क्या की कर रहा सा।
जो तुलना कर रहा था ना वो इंपॉर्टेंट है कि आप तुलना किसकी कर रहे हो। तो इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं होता, कुछ भी इंफीरियर नहीं होता, वो तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि हम तुलना किसकी करना चाहते हैं। समझ पाए मेरी बात? तो देखो अब हम देखते हैं नॉर्मल गुड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंफीरियर गुड का इनकम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ध्यान से समझो, देखो यहां से समझाता हूं आपको। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं नॉर्मल गुड की बात करूं तो इसका जो रिलेशन होता है ना, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। मोटी बुद्धि लगाओ आप भाई, जब इनकम बढ़ेगी तो अपन नॉर्मल गुड की तरफ तो शिफ्ट आएगा, आप बाजरान छोड़ के गेहूं की तरफ तो जाएगा। और जब इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। मतलब अगर आप देखा तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है मेरे भाई, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है कि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ती है। डायरेक्ट रिलेशन है। जब इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी घटती है। समझ पाए? यहाँ पे देखो, अगर इन्फीरियर गुड की बात करूं, देखो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड की हैगी है कि डिमांड की जाएगी कम। भाई जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं बाजरों को ही खाऊंगा, मैं बाजरा से ऊपर पूछूंगा, मतलब बाजरा की डिमांड क्या जाएगी? कम है जाएगी। जब इनकम घटगी तो डिमांड फिर अपन दोबारा बाजरा पा जाए, भाई क्या करा रुपया ही को न गेहूं खरीदने का, तो वापिस आ जाओ बाजरा पर। मतलब कैसा रिलेशन है यहाँ पे? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव रिलेशन। यही आपसे बातें पूछेगा वो पेपर में। कैसे प्रश्न आएगा? पेपर में आएगा कि एक व्यक्ति गेहूं और बाजरा कंज्यूम करना चाहता है, उसकी इनकम बढ़ गई, तो बताओ गेहूं की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम क्या कहेंगे? गेहूं की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी इनकम बढ़ गई। वो कहेगा उसकी इनकम घट गई, तो बाजरे की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजरा की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी। तो ध्यान से देखो, नो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, टेक्निक मैथ्स है भाई, ये तो सिंपल मैथ्स है। बढ़ेगो घटेगो घटेगो बढ़ेगो तो चलेगो सारा दिन। समझ में? मैथ्स और कुछ भी करना। समझ में आई बात है? बोलो हाँ या ना। चलो अब हम अगले उस पर चलते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है? इनकम का प्रभाव अगर देसी भाषा में बात करा तो प्रभाव यो है, वो देखो जाए से कि गुड कौन सो से, नॉर्मल से या इन्फीरियर से। अगर नॉर्मल से तो डायरेक्ट रिलेशन आओगो, और इन्फीरियर से तो इनवर्स रिलेशन आओगो। कोई भी गुड नॉर्मल या इन्फीरियर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि हम तुलना किसकी कर रहे हैं। तो इसलिए कभी रट्टा मत मारना कि लिस्ट निकालो नेट पर सर्च करके नॉर्मल गुड कौन सा सी, कुछ ना मिल रहा हूं मैं। वो तो आप कंपेयर करके देखो ना, कहीं भी दो चीज ने अपना आप बेरो पाट जाएगो कि हमें नॉर्मल कौन सो से, इन्फीरियर कौन सो से, बात खत्म। खुद के ऊपर लेके चलो सब कुछ, ज्यादा तनाव मत लो। अब देखो दूसरी बात, दूसरा फैक्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना भाई इसको। प्राइस ऑफ, अदर फैक्टर की बातें चल रही हैं, ये प्राइस ऑफ, भाई यो क्या तरह के है वो, भैया ये कैसे, इसको बड़ा कैसे करे इस पे यो। ओह थैंक यू भाई। अब क्या है, टेक्नोलॉजी है, हम तो मार्कर से पढ़ा है बड़ा सा। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स देखो बच्चे, अगर कई बार क्या होता है कि एक चीज की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की चीज की कीमत, डिमांड कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, एक चीज की कीमत बढ़ेगी, दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी। बोलो चक्कर किससे है कि कीमत हूं की बढ़ी, डिमांड हूं की फर्क पड़ेगो। इसी को हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स, कि जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उन गुड्स का डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है उनके कीमत बदलने से। तो देखो जो गुड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रिलेटेड गुड को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और दो ही प्रकार से आपको भी सीखना है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
ये क्या होते हैं गुरुजी, ये नई के शब्द आएगो सब्स्टिट्यूट। देखो इसको अगर हिंदी में आप कहना चाहो तो प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसको कहते हैं हम पूरक वस्तुएं। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत मजा आएगा आपको। देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब, जैसे एग्जाम्पल दूं, पहला एग्जाम्पल लिख लिया था, जैसे पेप्सी एंड कोक, फिर इसकी परिभाषा बात करेंगे। उरे अगर बात करा तो एग्जाम्पल की कार एंड पेट्रोल, या मार्कर एंड इंक। अब ध्यान से समझो, आप पूरा समझ जाओगे आप सब कुछ। देखो पेप्सी और कोक ये कैसी वस्तु है भाई, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट गुड है। मतलब अगर हमने पेप्सी ना मिली तो हम कोक से काम चला सका था, कोक ना मिली तो पेप्सी से काम चला सका था। कॉमन सी बात, आप दुकान पर जाओ सो भैया एक कोक देना, यार भाई कोक तो कौन है, कोक तो ठंडी कौन है, तो कोई ना पेप्सी दे दे, हाँ है ना। मतलब हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, काम चला लेते हैं। अब ध्यान से समझो, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होती है, जो एक दूसरे के साथ। जैसे कार और पेट्रोल, आप एक ली कार से काम ना चला सको, पेट्रोल से ही हुए, मतलब कार और पेट्रोल पूरक सी। अगर पेट्रोल से कार को ना तो पेट्रोल को कोई फायदो को ना, कार से पेट्रोल को ना तो कार को कोई फायदो को ना। ऐसा देखो मार्कर और इंक, हम मार्कर यूज करते हैं, उसमें इंक ही नहीं है तो मार्कर चलेगा कैसे, मतलब पूरक है, जब तक उसमें इंक डालेंगे नहीं वो चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने पेप्सी ना मिली तो आप कोक से काम चला ले, कोक ना मिली तो पेप्सी से काम चला दो, पेप्सी ना मिली तो जूस से काम चला दियो। ये क्या है, जैसे चाय और कॉफी, आपने चाय ना मिली आप कॉफी से काम चला लियो, कॉफी ना मिली चाय से काम चला, सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक दूसरे को क्या कर सकती है, मतलब अगर देसी भाषा में बात करा तो ये क्या होती है, एक दूसरे के स्थान पर यूज होती हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज होती हैं। यहां पे क्या होगा, एक दूसरे के साथ यूज होती हैं। क्या मेरी बातें आपको अब तो समझ में आएगी होंगी कि सब्स्टिट्यूट गुण क्या होते हैं और कंप्लीमेंट्री गुण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं कि इनके प्राइस में चेंज आने से फर्क क्या पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। समझ पाए मेरी बात को, तो इनके प्राइस में चेंज आने से एक दूसरे की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चे ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं फिर इरेज करता हूं सारे को। देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूट में क्या प्रभाव पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड, देखो बच्चे कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझो। भाई ये पेप्सी है, पेप्सी, और ये कोक है। मान लो हमारी कंपनी पेप्सी है, अब मान लेते हैं ऐसा कि भाई हमने तो कंपनी पेप्सी खोल रखी है, तो हम तो पेप्सी की बात कर रहे हैं, कह की बात कर लो आप, मैं तो एक तरीको बता दूंगा, आप कह को भी डिटेल निकाल सको। जैसे मान लो आज की तारीख में बात करा तो 12 रुपये की कोक हाउस है और 12 रुपये की पेप्सी हाउस है, दोनों बराबर सी, तो हम कहने भी यूज कर सका, कोई दिक्कत होना। तो क्या हुआ, अगर मान लो कोक का प्राइस 10 रुपया है जी, कोक का प्राइस क्या है जी 10 रुपया, तो तुम बताओ पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। कॉमन मोटी बुद्धि लगा के सोचो, भाई कोक का प्राइस 10 हैगा तो पेप्सी की डिमांड क्या जाएगी, कम है जाएगी। लोग पेप्सी क्यों पिएगा, वे जाए कोक ले लेंगे, 10 रुपया हमारी से, क्योंकि एक दूसरा की जगह तो यूज है ही रही सी ये चीज। भाई इफेक्ट तो वो इसे दोनों को, जो पेप्सी काम कर रही से कोक भी कर रही से, जो कोक और पेप्सी दोनों एक काम कर रही सी, तो आप तो कम कीमत वाली खरीदांगा ना। मतलब प्राइस ए का कम आया, डिमांड पे ए की पे फर्क पड़ो, और क्या फर्क पड़ो, ए की डिमांड क्या है मेरा भाई कम हैगी। ये तीर का निशान ऐसे लगाते हैं, इनका ध्यान रखना, ऊपर का मतलब बढ़ गई, नीचे का मतलब कम हो गई, ध्यान रखना ठीक है। बार बार ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे कम हो गई, इतना भोला कोई सो थम। अब सपोज करो, मान लो ए का प्राइस हैगा 14 रुपया, सपोज कर लो कि भाई पेप कोक का प्राइस कितना हैगा 14 रुपया, तुम बताओ
पेप्सी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ पेप्सी क्यों खरीदांगा, ये कोक क्यों खरीदांगा, पेप्सी खरीदांगा, मतलब है कि डिमांड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। ये होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, अभी आपका लेटेस्ट शायद शनिवार को एग्जाम हुआ था, ये आपका सीईटी का एक सेंटर पे एग्जाम लिया था, उसमें यही प्रश्न था। ध्यान से देखना कि एक्स के प्राइस घटेंगे तो एक्स की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना उसको, हिंदी में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था आज, तो वो यही प्रश्न था। अब आप उसको खुद सोच के बता सकते हो कि एक के प्राइस बढ़ने घटने से दूसरे की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि वो गुड कैसे है। अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो एक के प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड घटती है। देखो इसके प्राइस कम हुए हैं तो इसकी डिमांड कम हुई, इसके प्राइस बढ़े हैं तो इसकी डिमांड बढ़ी है। अलग अलग देखो, सोचो इस चीज़ को। अब बात करा पा दूसरी बात की, तो वो क्या है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो कैसा रिलेशन होता है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन। भाई डायरेक्ट ही तो हो गया, इसके प्राइस कम हुए तो इसकी डिमांड कम हुई, इसके प्राइस बढ़े तो इसकी डिमांड बढ़ी। डायरेक्ट रिलेशन है ना, दिखाई दे रहा है भाई, इसके प्राइस बढ़े तो इसकी डिमांड बढ़ी है ना, तो दोनों में, उसके प्राइस में और इसकी डिमांड में डायरेक्ट संबंध है। मतलब देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन शिप बिटवीन प्राइस ऑफ related good with demand of other good। कैसो संबंध से मेरा भाई, डायरेक्ट संबंध से है। डायरेक्ट को मतलब है का प्राइस कमेगा तो एक डिमांड भी कमेगी, है का प्राइस बढ़ेगा तो एक डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, टेक्निकल सोचना। ठीक है, और इस डायरेक्ट रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन भी कह सकते हो आप। यही प्रश्न में आएंगे कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और 5 मिनट और लेंगे, आपकी ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको मैं एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा। पूरक वस्तुएं, जब पूरक वस्तुएं होंगी तो फर्क क्या पड़ेगा। देखो बच्चे, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पूरक वस्तुएं क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब एक बात बताओ, आप सोचो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस क्या है मेरा भाई, बढ़ेगा, तो कार की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताओ, सोचो। भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड ओबेसी बात से कम है जाएगी। भाई आज पेट्रोल 97 रुपया को हारो है, कल पेट्रोल 200 रुपया लीटर आने लग जाए। हम अगर सोच रहा था कार लेनी तो हम क्या सोचेंगे, रहने दे यार, बस ही सफर कर लेंगे, कि 200 रुपया पेट्रोल कौन भराओगे भाई। अब मान लो आज पेट्रोल 97 रुपया हो, कल 40 रुपया का जाए, जो ना सोच रहे तो वो भी सोचेगा के दिक्कत 50 रुपये की तो बात से ले ला सके दिक्कत है, कार आप भी ले ला। मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड घट गई, लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस कम है जी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इनमें कैसा संबंध, अगर आप देखो तो एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा की डिमांड घटी, एक का प्राइस घटा तो दूसरा की डिमांड बढ़ी। मतलब देयर इज ए इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है मेरे भाई, इनवर्स रिलेशन शिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उम्मीद करता हूँ ये बातें मैं आपको समझा पाया कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, स्लोप की शिफ्टिंग क्या होती है, स्लोप का मूवमेंट कैसा होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या होती है। ये बातें मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाई मैंने आपको।
थोड़ी सी इंग्लिश इसलिए लिखिए क्योंकि आप समझ पाओ, ठीक है। ये बार बार हिंदी के शब्द आपको दिक्कत करेंगे, इसलिए बेहतर। और मैं आपको एक सुजेस्ट करूंगा एक चीज़, आप सभी विद्यार्थी कहीं से भी आप हल्के फुल्के हर चैप्टर के 15-15, 20-20 पर्सन लेके उनको डिटेल में एक बार हल करने की कोशिश किया करो। कोई भी चैप्टर लेके आपको पता लगेगा कि रियल में अभी हमें बहुत कुछ आने लग गया है, और ये तो हमारी पहली क्लास अभी चलती रहेंगी ऐसे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरे भाई ये हमारा डिमांड का था। कल हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। आप सिलेबस में लिखा हुआ है ये बातें भाई, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक बार देखना उसको कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का डिमांड कैसे बढ़ता है कैसे नहीं होता, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए राम राम, बोलो भारत माता की।